मैं अब दूसरा टेस्ट लगाता हूँ हेटेरोस्कार्डेस्टिसिटी का। डिफरेंट किस्म के हमारे पास टेस्ट, हम तमाम टेस्ट्स को देख सकते हैं और तमाम टेस्ट जो है वो बेसिकली डिफरेंट क्या नाम है अपना ऑक्सीजन रिग्रेशन के ऊपर बेस करते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट काई स्क्वायर बेस्ड हैं और कुछ टेस्ट काई स्क्वायर बेस्ड नहीं है। ओके चलें जी, अब मैं चले जाता हूँ दोबारा कि मैंने वही रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट की हुई है। इस रिग्रेशन इक्वेशन के व्यू में जाता हूँ, रेसिडुअल डायग्नोस्टिक्स में दोबारा हेटेरोस्कार्डेस्टिसिटी टेस्ट में जाता हूँ। अब मैं ब्रॉश पैगन की जगह हार्वे टेस्ट लगाता हूँ। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैंने ब्रॉश पैगन लिखा तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एरर टर्म का स्केयर था। ओके हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि एरर टर्म जनरेट किया, उसकी ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन बनाई, तो ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर वो एरर टर्म का स्केयर लेगा और उसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिग्रेस करेगा। लेकिन जो अब हार्वे है, हार्वे क्या करता है, हार्वे रेजिडुअल के स्केयर का ले लेता है लॉग, यानी कि जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन हार्वे ने रन करनी है उसने एरर टर्म के लॉग का लेना, स्केयर के लॉग का लेना। ओके और सेम वो रिग्रेसर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको फॉलो करता है। ओके हमने ओके किया। अब देखिएगा इस इक्वेशन को, आप देखिएगा कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, रेजिडू, यानी कि रेजिडुअल का स्केयर है और उसका आप लोगों ने क्या लॉग लिया, फिर उसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या किया, रिग्रेस किया। ओके अब जब आप लोगों ने रिग्रेस किया तो आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज, कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज, आर स्क्वायर्स की वैल्यूज और स्टैट्स की वैल्यूज कैलकुलेट हुई। अब इस रिग्रेशन के रिजल्ट्स के ऊपर आप लोगों के ये वाली जो हेटेरोस्कार्डेस्टिसिटी की ये वैल्यूज बेस करती हैं। अब मसलन पहले मैंने बोला एफ टेस्ट की वैल्यू बिल्कुल वही स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है 4.632651 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.012313। ओके जो यहाँ पर रिपोर्ट हुई है, यानी अगर हम एफ स्टैट की बेस के ऊपर अपना नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या हम लोग एलएम स्टैट की बेस के ऊपर करते हैं जो नॉर्मली यूज एलएम स्टैट किया जाता है, तो हम एलएम स्टैट की बेस के ऊपर करते हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है। इसको अगर देखें तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 88 को आर स्क्वायर यानी 0.098290 के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यू को कैलकुलेट किया गया और इस वैल्यू की आगे इसकी क्या नाम है, पी वैल्यू दी गई। ओके और साथ के साथ नीचे मैंने बताया कि स्केल एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है जो हमारे पास दिया जा रहा है और ये वैल्यू भी एक स्पेसिफिक फार्मूला को यूज करते हुए एस्टिमेट की जाती है और उसके आगे उसकी पी वैल्यू दी हुई है। ओके अगर मैं सिंपल एलएम स्टैट की बेस को लेता हूं या एफ स्टैट की बेस को लेता हूं या स्केल एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर की बेस को लेता हूं, इन तीनों बेस के ऊपर अगर हम देखेंगे कि आपकी ये जो वैल्यूज हैं वो लेस देन 1% है, तो इस सूरत में जब आपकी ये पी वैल्यू लेस देन 1% हो जाए तो एच नॉट रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिव आपका एक्सेप्ट हो गया। वो भी यही कहता है कि जो वेरिएंस है एरर टर्म का वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी इट मींस कि आपके इस रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर हेटेरोस्कार्डेस्टिसिटी के इशू पाए जाते हैं। ओके आगे मैं मूव करता हूँ, दोबारा व्यू में जाता हूँ और दोबारा इस इक्वेशन को एस्टिमेट करता हूँ आपके सामने, ये मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके मैं व्यू में जाता हूँ, व्यू में जाने के बाद फिर मैं रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स में अब हेटेरोस्कार्डेस्टिसिटी का टेस्ट अप्लाई लगाने लगा हूँ जिसका नाम है ग्लेसर। ग्लेसर क्या करता है, जैसे हार्वे करता था, अगर आप देखेंगे ब्रॉश पैगन रेजिडुअल का स्केयर लेता था, हार्वे उस रेजिडुअल का स्केयर का लॉग लेता था, ग्लेसर क्या करता है उस रेजिडुअल का एब्सोल्यूट लेता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है, इट मींस कि उसका मॉड लेता है। हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास अगर पॉजिटिव वैल्यू उसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले, उसका मॉड ले ले तो पॉजिटिव वैल्यू रहती है। अगर आपके पास क्या नाम है नेगेटिव वैल्यू हो, -2 हो, उसका मॉड ले लें तो वो वैल्यू -2 से +2 में कन्वर्ट हो जाती है। हमें भी पता है कि एरर टर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, क्योंकि वो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई का एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वाई के साथ। इसको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपके सामने कि मसलन के इस इक्वेशन के बेस के ऊपर जो मैंने वाई की वैल्यू को एस्टिमेट किया हुआ था वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने पहले एक्चुअल और फिटेड टेबल देखा था, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्चुअल वाई, ये एस्टिमेटेड वाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है कोई पॉजिटिव और इनका डिफरेंस लिया तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे उसने रेजिडुअल के अंदर प्लॉट भी बना के दे दिया कि ये अगर जीरो लाइन है, इस साइड के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और इस साइड के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो आपकी जो ये है -6.252 है तो ये वाली आपकी नेगेटिव है। अगर आप देखेंगे एक्चुअल वैल्यू ये है और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई ये कैलकुलेट होती है, इसका जो डिफरेंस लेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है जो 60113 है, तो वो रेजिडुअल प्लॉट के इस साइड के ऊपर आ रही है, वो पॉजिटिव।
ओके भी है। तो हमारे पास जो यहाँ पे ब्रॉश पैगन जो कर रहा था काम, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वो आपका हार्वे जो टेस्ट कर रहा था, हार्वे टेस्ट जो है वो बेसिकली जो सॉरी ग्लेसियर टेस्ट है वो क्या कर रहा है, इस एरर टर्म्स का जो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव उसको एब्सोल्यूट लेगा, इट मींस कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं अगर उसको पॉजिटिव में लेके आ जाता हूँ तो मैं ओके करता हूँ। अब जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करेगा, उस ऑक्सिलरी रिग्रेशन के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या ले रहा होगा, उसको पॉजिटिव लेगा, उसको क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा। अब मैंने ओके किया। अब ये मेरे पास यहाँ पे ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन रन होके आई है। अब मैं इस ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल देखता हूं तो ए रेजिट मीन एब्सोल्यूट ऑफ द एरर टर्म है, एब्सोल्यूट ऑफ द एरर टर्म है। अब उसके ऊपर मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिग्रेस किया और वही रिजल्ट जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, एफ स्टैट्स के वैल्यूज जो यहां से देता है, एलएम स्टैट की वैल्यू जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करता है, और स्केल एक्सप्लेन सम ऑफ स्केयर की वैल्यू जो हम स्पेसिफिक फार्मूले से इसको कैलकुलेट करता है। अगर हम इसकी बेस के ऊपर इन तमाम वैल्यूज की पी वैल्यूज को देखें, यहाँ पर इन पी वैल्यूज की वैल्यूज को अगर हम अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा 1% हो तो हम 1% के साथ देखें तो एट 1% तो क्या होगा कि एच नॉट आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और अल्टरनेटिव क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और अल्टरनेटिव क्या कहता है कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी इट मींस कि आपके मॉडल के अंदर हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी पाई जाती है। इट मींस जो आपके पास एस्टिमेटर्स हैं, ओके, ये वाले जो एस्टिमेटर्स हैं, ये एस्टिमेटर्स आपके इनएफिशिएंट्स हैं। क्या है, इनएफिशिएंट्स हैं। अब इसी तरह से हम आगे टेस्ट में मूव कर जाते हैं। व्यू में जाता हूं मैं दोबारा, इन्हीं रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर जो मैंने आपके सामने रिजल्ट्स लाए हैं, इनके बेस के ऊपर मैं दोबारा रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स में चला जाता हूं। हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी टेस्ट जो है, अब मैं आर्च टेस्ट लगाता हूं। ओके, आर्च टेस्ट डिफरेंट है इन बाकी तमाम टेस्ट से। वो क्यों डिफरेंट है, उसकी रीजन ये है कि आर्च टेस्ट नंबर ऑफ लैग्स लेता है। इसकी जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन होती है उसमें अंदर नंबर ऑफ लैग्स लिए जाते हैं, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो 1 कहता है। हम इसके लैग्स को 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, हम डिपेंड करता है हम नंबर ऑफ लैग्स जो एरर टर्म्स के हैं वो कितने लेना चाहते हैं। ओके, हमारे पास एरर टर्म्स के लैग्स, यहाँ पे हम नंबर ऑफ लैग्स 1 ले रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम लोग इसकी ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन रन करेगा तो उसके अंदर 1 लैग लेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 की जगह 2 कर दूंगा तो वो 2 लैग्स लेगा। ओके, यानी कि अब मैं जब अब कहता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एरर टर्म का स्केयर है, और नंबर ऑफ लैग्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो हम लोग एरर टर्म ले रहे होंगे वो 1 उसका लैग ले रहा होगा। मैं ओके करता हूं। अब मैं पहले ऑक्सिलरी रिग्रेशन को देखता हूं। ओके, अब इस ऑक्सिलरी रिग्रेशन के अंदर आप देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या एरर टर्म का स्केयर है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये आर्च टेस्ट है। तो आर्च टेस्ट वो बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि इसकी मैं थ्योरी में नहीं ज्यादा डिटेल में जाता, लेकिन इसको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेस ये कर देता हूँ। जो आर्च टेस्ट है वो बेसिकली यही कहता है कि एरर टर्म का जो स्केयर है, यानी जो इसकी वेरिएंस इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एरर टर्म के लैग पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है, स्केयर के ऊपर डिपेंड करती है। ये बेसिकली हमारी आर्च टर्म कहलाती है। अगर मैंने यहाँ पे माइनस, वहां पे एक लैग की बात की थी तो इसने -1 लिया होगा। अगर वहां पे मैं 1 की जगह 2 लिख देता तो -1 की जगह -2 लिख देता। मसलन कि मैं दोबारा आपके सामने दिखा देता हूं कि अगर मैं हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी टेस्ट में आर्च टेस्ट लेता हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ लैग्स 1 की जगह मैं 2 करता हूं, तो यहाँ पे अब -1 है, तो मैं नंबर ऑफ लैग्स 2 करता हूं, तो यहाँ पर अब आपके पास -2 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इट मीन्स कि ये हमारा नंबर ऑफ लैग्स का भी डिपेंड करता है हमारे ऊपर के नंबर ऑफ लैग्स हम कितनी आर्च की वैल्यूज के अंदर हम देना चाहते हैं। तो वो भी एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है। जब हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस में इसे डिटेल्स में डिस्कस किया करते होते हैं कि नॉर्मली कि हमने इन आर्च की टर्म्स को, ये नंबर ऑफ लैग्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, तो वो एक प्रॉपर तरीका है जो हम लोग क्या नाम है, AR टर्म्स या AMA टर्म्स के अंदर, अरिमा आर्मा के अंदर इसको हम लोग डिस्कस कर लिया करते हैं। लेकिन मैं उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। मैं सिंपल यहाँ पर ये लेता हूँ कि इन रिजल्ट्स के बेस के ऊपर अब क्या किया, ये हमारे पास ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन रन हुई कि जिसने एरर टर्म का डिपेंडेंट वेरिएबल एरर टर्म का स्केयर है, और जो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एरर टर्म के क्या हैं, एरर टर्म्स का ही स्केयर है, लेकिन उसके लैग 1 और लैग 2 है। अब वही एफ स्टैट की वैल्यूज हैं, वही एफ स्टैट की वैल्यूज यहाँ पे भी गिवन है, और साथ के साथ क्या है, एल एम स्टैट की वैल्यू है। एल एम स्टैट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होंगी, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो इस ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन में 86 आ रही हैं, हमने इस 86 को 0.07 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आर एम स्टैट की वैल्यू है जो 6.64 है, और उस सूरत में हमारे पास उसकी पी वैल्यू ये आ गई। ओके, अब हमारा जो अपना नल हाइपोथेसिस है वो यही है कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज कांस्टेंट।
अब मेरा पी वैल्यूज को अगर मैं देखूं तो तमाम की तमाम पी वैल्यूज जो हैं वो कितनी आ जाती हैं 3%। अगर मैं 5% रख देता हूं तो उस सूरत में लेस देन 5% है तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है और अल्टरनेटिव मेरा क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तो इस सूरत में भी मैं कहता हूं कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मेरे मॉडल के अंदर हेटेरोस्कोडस्टिसिटी पाई जाती है। लेकिन अगर मैं क्या नाम है 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो सिग्निफिकेंस है वो 1% कर दूं, उस सूरत में मेरा जो है एच नॉट क्या हो जाता है, रिजेक्ट होकर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाता है, सॉरी एच नॉट मेरा क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है कि वो ये कहता है कि मेरे मॉडल के अंदर होमोस्कोडस्टिसिटी पाई जाती है। अब ये जैसे हम लोग खुद हाइपोथेसिस टेस्टिंग की स्टेप्स में बात करते होते हैं कि रिसर्च के अंदर आप लोगों ने खुद जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो टेस्टिंग से पहले सेट करना होता है। अगर मैं 1% लूँ तो उस सूरत के अंदर तो मेरा एच नॉट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, 1% के ऊपर। अगर मैं 5% ले लेता हूँ या 10% लेता हूँ तो उस सूरत में मेरा जो होता है एच नॉट यहाँ पे रिजेक्ट होकर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होता है। तो इसलिए रिसर्च में पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप कितना रखना चाहते हैं। अगर मैं 10% यहाँ पे सपोज रख लूँ तो उस सूरत में मेरा एच नॉट एक्सेप्ट हो गया तो ये रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया कि ये कहता है कि जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इट मींस हेटेरोस्कोडस्टिसिटी पाई जाती है। ओके, मूविंग फर्दर कि मैं दोबारा वही रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करता हूँ। कुछ और टेस्ट हैं जो हम उसको जल्दी से गो थ्रू करवा लेते हैं। मसलन कि सीरियल कोरिलेशन हेटेरोस्कोडस्टिसिटी का जो टेस्ट है वो जो क्या है, वाई टेस्ट है। वाई टेस्ट भी बेसिकली काम क्या करता है, वाई टेस्ट इस सिनेरियो पे काम करता है कि इसकी जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन रन होती है उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एरर टर्म का स्केयर है। मगर इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसके अंदर वाइड क्रॉस टर्म्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसी एक क्रॉस टर्म मॉडल के अंदर शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर और की शामिल कर सकते हैं तो हम यहाँ पे इसको चेक कर देंगे, नहीं कर सकते तो हम इसको अनचेक कर देंगे, ठीक हो गया। सेकेंडली जो आपका जो वाइड टेस्ट है वो बेसिकली साथ के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के स्केयर के ऊपर भी बेस करता है कि वो कहता है कि हमारे पास जो आईवीज होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन में ले रहे होंगे, वो उनका हम लोग यहाँ पर स्केयर ले रहे होंगे और उस ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन के बेस के ऊपर हमने एलएम स्टैट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और उन एलएम स्टैट की वैल्यूज को हमने लेकर उसके ऊपर हाइपोथेसिस एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करनी है। अब मैं इस पहले इंक्लूड वाइड क्रॉस टर्म के साथ चला जाता हूँ, फिर मैं इंक्लूड वाइड क्रॉस टर्म के बगैर जाऊंगा, ताकि पहले मैं बगैर चला जाता हूँ फिर मैं साथ चला जाऊंगा, फिर ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाए। मैं ओके करता हूँ। अब ये आपके पास जो इक्वेशन एस्टिमेट हुई है, अब ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एरर टर्म का स्केयर था। लेकिन जो इसकी ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट हुई है तो वो क्या है, एरर टर्म, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो हमने लिए थे उनकी पावर 2 है, उनकी स्केयर्स हैं, उनकी पावर क्या है, 2 है, उनकी स्केयर्स की वैल्यूज को हम लोगों ने एलएम अपना जो हमारे पास वाई टेस्ट है वो ये कहता था कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के स्केयर्स को ऑक्सिलरी रिग्रेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अब इस बेस के ऊपर दोबारा से आपके जो रिजल्ट्स हैं, ये वाले रिजल्ट्स इस रिजल्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। अब एफ स्टैट की वैल्यू 6.77 है, 0019 है, तो एफ स्टैट की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, ठीक है, ओके। आपके पास एलएम स्टैट की वैल्यू ये गिवन है, ये कैसे कैलकुलेट हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 88 को आप आर स्क्वायर यानी कि 0.137476 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई और इसकी वैल्यू जो पी वैल्यू हो ये गिवन है। और स्केल एक्सप्लेन एसएस की वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक एक फार्मूले के जरिए आती है, तो वहां से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब मैं इन वैल्यूज को ले लेता हूँ, इन पी वैल्यूज को ले लेता हूँ। ये तमाम की तमाम जो पी वैल्यूज हैं वो 1% ले लें या 5% ले लें या 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लें, तो आप लोगों को रियलाइज होगा ये तमाम की वैल्यू लेस देन 1% है। तो इस सूरत में आपका क्या हो जाएगा, एच नॉट आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तो इट मीन्स आपका एरर टर्म का एच नॉट सॉरी रिजेक्ट हो जाता है, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये कहता है कि एरर टर्म के अंदर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, ओके, यानी आपके मॉडल के अंदर हेटेरोस्कोडस्टिसिटी पाई जाती है, ओके। अब मैं दोबारा से इसको अपना इसके अंदर अब क्रॉस टर्म्स को ऐड करके दिखाता हूँ, यानी कि रेजिडुअल डायग्नोस्टिक, हेटेरोस्कोडस्टिसिटी, वाइड टेस्ट में मैं वाइड क्रॉस टर्म्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ओके करता हूँ, जैसे ओके करता हूँ तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन रन कर रहा है, यह ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन एरर टर्म के स्केयर है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर टर्म का स्केयर्स भी लेता है
सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का स्केयर भी ले रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज ए लीनियर भी लेके चलता है, प्लस इसके साथ क्रॉस टर्म को ऐड करता है, यानी कि एरर जो हमारे पास दो आईवीज हैं, रूम है और स्केयर फिट है, इसको आपस में भी मल्टीप्लाई करता है। ओके, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे ये है कि वो तमाम टेस्ट को फिर थॉरोली स्टडी करना पड़ता है, उसके पीछे जो उनके अजम्पशंस हैं उन अजम्पशंस को पढ़ना पड़ता है, वो तमाम की तमाम जो अजम्पशंस हैं वो एक एक टेस्ट के अजम्पशंस को लें तो पूरा एक एक घंटे का या दो घंटे का चैप्टर्स बन जाते हैं। तो इसलिए मैं उन अजम्पशंस पे नहीं जा रहा है कि ये क्यों अज्यूम कर रहा है, कि ये क्यों इस तरह से बेस कर रहा है, तो मैं उसके अंदर डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसकी बेस के ऊपर बेसिकली जो हमारा फोकस है कि हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी जो हमारे मॉडल के अंदर पाई जाती है उसको हम लोगों ने देखना है कि वो है या नहीं है, ठीक है, उसकी हम लोगों ने डिटेक्शंस देखनी है, ठीक है, राइट टेस्ट के। ओके, तो ये वाले जो तमाम के तमाम टेस्ट हैं ये भी वैल्यूज इस ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि एफ स्टैट की वैल्यू जो है यहाँ पे जो हमारे पास शो हो रही है वो एफ स्टैट की वैल्यू यहाँ पर भी शो हमारे पास हो रही है। एल एम स्टैट की वैल्यू कैलकुलेट करता है, वो कैसे कैलकुलेट होती है? हमारे पास ऑब्जर्वेशन 88 है, इसको आर स्केयर 0.19 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एल एम स्टैट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और उसकी ये का हमारे पास पी वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने साथ के साथ एक्सप्लेन्ड स्केल एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्केयर की वैल्यू भी हमें देता है और साथ के साथ इसकी पी वैल्यू भी हमारे पास काई डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू भी दे देता है। अब इन तमाम वैल्यूज को हम लोग देख लें 1% या 5% या 10% जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप सेट करते हैं, तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज हैं वो आपकी लेस देन 1% है, तो इस सूरत में आपका एच नॉट क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है और अल्टरनेटिव क्या हो जाता है? एक्सेप्ट हो जाता है। ओके, तो दैट इज द बेसिकली कि ये हमारे पास जितने भी टेस्ट हैं जिनकी मैंने बात की है, ये तमाम के तमाम जो टेस्ट होते हैं वो बेसिकली एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन के ऊपर बेस करते हैं। ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर हमें बता दिया जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर हम एल एम स्टैट या एफ स्टैट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर हम फिर अपने एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, जिसके बेस के ऊपर हम कहते हैं हमारे मॉडल के अंदर हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। ओके, दीज ऑल द टेस्ट जितनी मैंने बातें की हैं ये तमाम के तमाम आपके हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी के इश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए आपके रिग्रेशन मॉडल के अंदर है या नहीं है, इसके ऊपर बेसिकली बेस करता है। ओके, होप सो अब डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी